नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और कौन सी अफवाहों से आप बचें। एक बड़ी खबर जो आज आ रही है वो ये है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन की फेज 3 ट्रायल चल रही थी उसे इस वक्त रोक दिया गया है। दरअसल कंपनी का कहना है कि ये रूटीन तौर पे रोका गया है क्योंकि कुछ ऐसी बातें देखी गई थी जिसके बाद ऐसा करना जरूरी था। दरअसल एक वॉलंटियर में एक अनएक्सप्लेन्ड इलनेस यानी कि एक ऐसी अबूझ बीमारी सामने आई थी जिसके बाद दुनिया भर में जितने भी सेंटर्स में इसका ट्रायल चल रहा था वहां रोक दिया गया है। सिर्फ यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका में ही नहीं, ब्राजील में भी इसका टेस्ट चल रहा था। ऐसे में स्टैट न्यूज जो एजेंसी है, हेल्थ की वेबसाइट है, उसके मुताबिक लंदन के वॉलंटियर की तबीयत बिगड़ी है और कंपनी के मुताबिक ऐसा कुछ जब भी होता है तो एक रूटीन एक्शन होता है कि आपको रोकना पड़ता है कुछ वक्त के लिए। दरअसल कंपनी का कहना है कि आपको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी जांच करे, इंडिपेंडेंट तरीके से इसकी जांच की जाएगी, डेटा को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद ही ट्रायल को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। उनका कहना है कि जितने भी सुरक्षा के मानक हैं उनकी एक बार अच्छी तरह से जांच की जाएगी, उसके बाद ट्रायल को शुरू किया। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनीता रमेश हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं, सविता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की चेन्नई से। डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप खुद भी करीब 20 से ऊपर ट्रायल का हिस्सा रह चुकी हैं, तो ट्रायल को रोका जाना, उसे पॉज करना, ये क्या बहुत बड़ी बात है या ये आमतौर पर किया जाता है? देखिए, ये जो फेज 3 ट्रायल चल रहा है इसमें कभी कभी अगर कुछ एडवर्स रिएक्शन हो जाता है पेशेंट को, ये बहुत जरूरी है ट्रायल को पॉज करना। पॉज करने का बात यही नहीं है कि अभी बंद हो गया ट्रायल, बट पॉज करके हमको जानना है ये जो अनएक्सप्लेन्ड इलनेस एक पेशेंट को हुआ है, किस लिए हुआ है। 3 तरह का साइड इफेक्ट्स हो सकता है। एक रिलेटेड टू द वैक्सीन, दूसरा किसी को भी जस्ट एनीथिंग कैन हैपन, कोमॉर्बिडिटीज, और साइमल्टेनियसली दूसरा कुछ हो सकता है, वो वैक्सीन से कुछ मतलब नहीं है। सो अभी तुरंत बता नहीं सकेंगे कि ये जो साइड इफेक्ट्स हुआ वैक्सीन के वजह से हुआ कि अलग से कुछ हुआ। अनटिल एंड अनलेस हम लोग ज्यादा इन्वेस्टिगेट करके बता सकते हैं वो दूसरा कुछ है, तब वी कैन आगे बढ़ सकता है ट्रायल वैक्सीन से। बट एज एन इमरजेंसी फॉर पेशेंट सेफ्टी ये बहुत जरूरी है ट्रायल को होल्ड करना। हमारा इसमें कभी बहुत बार हम लोग ऐसे करके ट्रायल रुक चुके हैं और उसके बाद दोबारा हम लोग शुरू कर चुके हैं, बट इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर अनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे डॉक्टर कह रही हैं, इसमें बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। अगर कुछ भी हल्की सी भी गड़बड़ी होती है तो उनकी प्रतिबद्धता है कि इस ट्रायल को रोकें, पता लगाएं कि क्या हुआ है और उसके बाद ही इसको आगे बढ़ाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि क्या हुआ है इसकी जानकारी आगे जाकर कंपनी की तरफ से दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एक और थेरेपी की जिससे बहुत उम्मीद रही है भारत में, वो है प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन ICMR उसका कहना है, यानी कि इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत की टॉप एजेंसी है, रेगुलेटर है, उसका कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 में मौत को कम नहीं करता, बल्कि उनका यह भी कहना है कि अगर कोई खराब हालत में है, बिगड़ी हुई हालत में है, तो और गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ने से जरा भी वो रोकता नहीं है। कोई खास इफेक्टिवनेस इसकी कोई नहीं देखी गई है। दरअसल करीब 39 अस्पतालों में इस स्टडी को किया गया ICMR द्वारा, और ये 22 अप्रैल से शुरू हुई थी और 14 जुलाई तक चली है। लगभग 3 महीने तक इस स्टडी को चलाया है और इसमें 464 मरीजों पर ट्रायल किया गया है। इसमें कोशिश ये की गई, करीब 235 जो मरीज थे उनके ऊपर इंटरवेंशन किया गया, यानी कि उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, और 229 को कंट्रोल ग्रुप में रखा गया। इसका मतलब था कि उन्हें नहीं दी गई, ताकि ये देखा जा सके कि इनके एवज में इनका क्या हो रहा है। और इसके बाद ये पाया गया, जब इतने लंबे वक्त तक प्लाज्मा थेरेपी दी गई और इतने लंबे वक्त तक इतने सारे लोगों को देखा गया, तो ज्यादा फर्क नहीं देखा गया। जो मरने का आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा है, उन लोगों में जिनको प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी वो सिर्फ 1% कम था दूसरे ग्रुप से। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हैं, जो कि चीफ कोविड फैसिलिटी के ट्रॉमा सेंटर के एम्स के। डॉक्टर, ICMR पहले भी ये कहता रहा है कि सिवियर केसेस में तो ये बिल्कुल ही मदद नहीं करता, लेकिन माइल्ड से मॉडरेट केसेस में फिर भी कर सकता है। तो अगर मौत के आंकड़े को हम कहें कि चलिए पहले से हमें पता था, लेकिन गंभीर
बीमारी की तरफ बढ़ने को भी नहीं रोक पा रहा है क्या प्लाज्मा? जी अंजलि बिल्कुल ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे शुरू में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि शायद बहुत अच्छा है और उसका इतना ज़्यादा कोई बेसिस नहीं था। मैं ये सोचता हूँ अभी भी बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेस होने की बात नहीं है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी जो शुरू की गई उसके बहुत सारे बेसिस थे। पहली बात तो ये कि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था। दूसरी बात ये है कि कम्प्लीटली सेफ था, इसमें दिखाया गया, जैसे अभी आपने बात की वैक्सीन की, उसमें एडवर्स इफेक्ट हुआ, प्लाज्मा में एडवर्स इफेक्ट कोई नहीं देखा गया। और फिर हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस था सार्स में, इबोला वायरसेस में, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हुए हैं, लासा फीवर वगैरह, जहाँ पे कि प्लाज्मा से पेशेंट्स को काफ़ी मदद मिली। और दूसरी बात यह कि पूरे विश्व भर में प्लाज्मा थेरेपी की ट्रायल्स चल रही हैं। हम ये जानते हैं कि इससे मृत्यु दर में फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक स्टेरॉयड ही ऐसी ट्रीटमेंट हमें अभी तक मिली है जिसमें कि ये देखा गया है कि मृत्यु दर कम हो सकता है। लेकिन अगर हम मृत्यु दर की बात ना भी करें, दूसरी बात जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि इसमें जो भी आपको करना है जल्दी करना है। इसीलिए हम कहते हैं आप टेस्ट करिए, जल्दी से आइसोलेट करिए और अर्ली ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब एक बार बीमारी बढ़ जाती है तो कोई भी इलाज काम नहीं करता और प्लाज्मा भी उसी गिनती में आता है। लेकिन अगर जैसे पूरे विश्व भर में चल रही है, कल को ये भी आ जाए कि प्लाज्मा से आपका हॉस्पिटल का स्टे 2 दिन कम हो सकता है, तो जिस देश में अब हमारे पास इतने सारे केसेस हैं और बेड्स की भी कमी हो रही है, अगर पेशेंट को 2 दिन कम हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है तो भी एक बेनिफिट हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ट्रायल्स जरूरी हैं हर जगह पे करना, हर दवाई की, हर इंटरवेंशन की। हमने बढ़िया किया यहाँ किया है क्योंकि हमें अपनी पॉपुलेशन के बारे में डेटा जनरेट करना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें डिप्रेस होने की बात नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा हम देते हैं एंटीबॉडी के लिए, और प्लाज्मा में से एंटीबॉडी निकाल के या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या जिसको हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन्स कहते हैं, कई बीमारियों में उसके इंजेक्शन बना के भी ट्रीटमेंट दी जाती है, जो कि ऑलमोस्ट वैक्सीन की तरह काम करते हैं या एक पैसिव इंटरवेंशन की तरह काम करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा जरूर सेटबैक है कि हमने देखा कि सीरियस पेशेंट्स में या मृत्यु दर घटाने में ये सफल नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि प्लाज्मा थेरेपी पे अभी रिसर्च चलती रहेगी। विश्व भर में यूएस FDA अप्रूव जो है मेयो क्लिनिक की ट्रायल चल रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कई देशों में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्लाज्मा थेरेपी का किया गया था, जो कि तब किया जाता है किसी भी पैंडेमिक में जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी के बगैर आप करते हो। वहां पे 2 उसके बेसिस होते हैं। एक तो ये कि वो जो इंटरवेंशन है वो सेफ है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उसकी कुछ एफिकेसी देखी गई है। तो कई स्टडीज में एफिकेसी कुछ हद तक आई थी, मृत्यु दर किसी में भी कम नहीं आया, लेकिन क्योंकि वो इनकंक्लूसिव थी तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि विदेशों में क्या होता है। लेकिन फॉर नाउ जो मैजिक बुलेट हम सोचते थे प्लाज्मा थेरेपी, वो डेफिनेटली नहीं है। बिल्कुल, और ये बात शायद ICMR लगातार कहता भी रहा है कि ये मैजिक बुलेट नहीं है। लेकिन डॉक्टर, एक दिक्कत जो आती है वो जब किसी थेरेपी को इतना ज्यादा कवरेज मिल जाता है तो फैमिलीज जो होती हैं डॉक्टरों के पास आकर के इंसिस्ट करने लग जाती, कहती है ये थेरेपी दीजिए, यही कीजिए, यही कीजिए। तो क्या वो दिक्कत लोगों के साथ आ रही थी, आप लोगों को भी फेस करना पड़ रहा था? ऐसा है कि इसका अंजलि जी मुख्य कारण ये है कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है। NDTV के एक प्रोग्राम में करीब 1.5 महीना पहले ये बात हुई कि लोगों को प्लाज्मा मिल नहीं रहा है, लोग इधर उधर धक्के खा रहे हैं। और उस समय आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से कि हमें अभी तो ये पता भी नहीं है कि प्लाज्मा से क्या होने वाला है, क्या वाकई में इससे वो होगा। लेकिन ये एक डेस्परेशन की बात है, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए जहां भी थोड़ा सा पोटेंशियल दिखता है वहां पे उसको कवरेज मिलता है और फिर उसके साथ में डिसअपॉइंटमेंट आती है जब उससे अपेक्षित हमें नतीजा नहीं मिलता। तो ये सब पैंडेमिक का पार्ट है। हम लोग वी विल गेट ओवर दिस, आई एम श्योर। हम लोग इससे भी करके अपने अगले चरण की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि ठीक है, हमारे यहाँ इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर वो ये सोचते हैं कि प्लाज्मा देने से जिंदगी और मौत का अंतर हो जाएगा या जो बहुत सीरियस पेशेंट है वो जरूर बच जाएगा, इस भ्रांति को, इस मिथ्या को हटाना जरूरी है। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी से आगे जाके हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐसे मिलती जुलती जो
ट्रीटमेंट हैं जो पेशेंट्स को बचने में मदद करेंगी, वो अभी भी दे आर वेरी मच ऑन द रेकनिंग। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तो ये खबर जरूर आई है कि मौत के आंकड़ों में भले ही असर ना पड़ता हो, लेकिन डॉक्टर जैसे कह रहे हैं कि रिसर्च है, लगातार चलती रहती है, नई नई चीजें आती रहती है, हर चीज में नाउम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं। वो चीफ हैं कोविड फैसिलिटी के ट्रॉमा सेंटर एम्स में। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ले लेते हैं। ये पहला सवाल हमें भेजा है काम्या ने दिल्ली से। हाय, मेरा नाम काम्या है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, सब्जियां लेते समय संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है। कई लोग उन सब्जियों को हाथ लगाते हैं। ऐसे में संक्रमण से बचने का उपाय क्या है और हमें घर में लाकर सब्जियां कैसे रखनी चाहिए? जी काम्या, आपने बिल्कुल सही कहा। सब्जी क्या, कोई भी चीज़ खरीदते समय अगर आप एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत सारे लोग अगर वहाँ हैं मास्क नहीं पहनेंगे, और मैंने बहुत देखा है कि ये जो सब्जी के ठेले वाले हैं या फल के ठेले वाले हैं, ये अक्सर मास्क नीचे उतार देते हैं क्योंकि वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, तो बीच में उसको बीच में उतार देते हैं। और कई लोग ऐसा करते हैं और सही करते हैं कि ग्लव्स पहन लेते हैं, क्योंकि ऐसा है कि आप चाहे सब्जी ले रहे हैं या इवन करेंसी नोट हैंडल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी हैंडल कर रहे हैं जिसको कई लोग छू चुके हैं, तो आपको वो ट्रांसमिशन का चेन रोकना है। उस ट्रांसमिशन के चेन को रोकने के लिए आपको अपने हाथ जो है अगर किसी चीज़ से छूते हैं तो उसको आपको बिना सैनिटाइज किए, बिना किसी भी सरफेस पे नहीं लगाना है। तो चाहे आप फल खरीद रहे हैं, चाहे आप सब्जी खरीद रहे हैं, आप जो है उसमें उसको घर ला के वॉश कर लें अच्छे से। और दूसरी बात ये है कि अगर ये भी कर सकते हैं कि जैसे पेपर बैग वगैरह है या कुछ है, तो पिज़्ज़ा का बॉक्स है, उसको भी आप बाहर ही डिस्कार्ड करके और अंदर खाने का सामान लें। और सब्जियों को खास करके आप वॉश कर लीजिए अच्छे से। और बड़े माइल्ड आजकल जो मार्केट में अवेलेबल हैं कमर्शियली ऐसे प्रोडक्ट जो फूड ग्रेड डिटर्जेंट हैं, जिनसे कि आप सब्जियों को धो भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको सादे पानी से भी धो लिया है और आपने सब्जी खरीद के उसको छू के अपनी आंख, नाक या मुंह को नहीं लगाया है, तो आपको कोई खतरा नहीं है। और ये नियम आपको हर चीज में फॉलो करने हैं। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। निधि पूछ रही हैं। मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाना कितना सेफ है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको मदर से प्लाज्मा मिलता है, ठीक है। अब वो इफेक्टिवनेस उसकी है या नहीं है, पर हम जानते हैं कि प्लाज्मा जिन लोगों को एक्सपोजर हो जाता है हेल्थ केयर वर्कर्स का किसी को, उनमें कई बीमारियों में, जो कि इस ग्रुप में हमने स्टडी नहीं किया है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर जो एक्सपोज हो जाते हैं उनको बीमारी होने से पहले प्लाज्मा मिलने से मदद मिलती है। कुछ ऐसा ही हम उसको कोरोलरी ले सकते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उसको मदर को इन्फेक्शन हुई है तो कुछ हद तक जो है उसको प्रोटेक्शन है। और जहाँ तक बेबी की अपनी वैक्सीनेशन का सवाल है, बेबीज की वैक्सीनेशन जो है बहुत सीरियस बीमारियों से बचने के लिए, और बेबीज को इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। मैं ये समझता हूँ कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करके, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके, खुद मास्क लेके, इवन बच्चे को भी प्रोटेक्ट करके, जिसमें भीड़ भाड़ ना हो उस समय अपने डॉक्टर के पास जाएं और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि इस पैंडेमिक में आप पैंडेमिक की वजह से बच्चों को उन इन्फेक्शंस के खतरे में डालें। मैंने कहा कि अगर किसी मदर को हो चुका है तो उसका बेबी कुछ हद तक अपने आप ही प्रोटेक्टेड है, लेकिन नहीं भी है तो भी बच्चे को दूसरी बीमारियों से बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और WHO भी इस बात को लेकर चिंता जता चुका है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहिए। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपका हमारे इन सवालों के जवाब देने के लिए।
चलिए, हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से यही याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप मेट्रो में, बस में, गाड़ी में सवार होने वाले हैं तो मास्क जरूर लगाएं, दफ्तर में मास्क जरूर लगाएं और जब मौका मिले हाथ साफ करें, वरना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।